देखो, ये इस देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये इतने बड़े प्रश्न हैं आर्थिक और सामाजिक न्याय के, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं। हम कहते हैं ना व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी तो क्या होना चाहिए व्यवस्था में, मैं दो चार बातें आपको बताता हूं। अब इस सिस्टम में जो साधारण लोग हैं इनके तो आदमी नहीं वहां। अब एग्रीकल्चर जो है वो डिपार्टमेंट है, कृषि मंत्रालय, अब वहां बैठने वाला कोई भी किसान का बेटा ही नहीं, कोई नहीं। गरीब आदमी की भागीदारी सत्ता में व्यवस्था में नहीं है। जज का बेटा जज, 80% जज कौन बनता है? जजों के बेटे। 80% आईएएस आईपीएस कौन बनते हैं? आईएएस आईपीएस के बेटे। 80% जो पहले से चल रहा है, ये 10-20% दूसरों को जगह मिलती है, बाकी 80-90% वो खानदान बन गए। भाई ये आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ये इंडस्ट्री चलाएंगे, ये खिलाड़ी बनेंगे, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, और जज का बेटा जज, और वकील का बेटा वकील। अरे बात क्यों देख रहे हिंदुस्तान वाले? स्थापित लोगों के स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। मैं 5 बातें हमेशा बोलता हूं। अन्याय, ये जो पूरा सब गैर बराबरी एक शब्द बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गैर बराबरी, आर्थिक और सामाजिक अन्याय। अब इसको थोड़ा और समझो, ये क्यों हो रहा है सब? अन्यायपूर्ण स्वामित्व, 5 शब्द हैं, याद रख लेना ये, क्योंकि हमने तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है ना, इसलिए हमें तो याद रहता दिमाग में। अन्यायपूर्ण स्वामित्व, क्या बोला? अन्यायपूर्ण समृद्धि, अन्यायपूर्ण वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, अन्यायपूर्ण उपभोग, दोहन, और अन्यायपूर्ण भागीदारी। ये 5 चीजें हैं जिससे गैर बराबरी है। 5 शब्द बोले। अन्यायपूर्ण स्वामित्व, जल जंगल जमीन भू संपदा सारी चीजें किसको दे दी? 1% ताकतवर लोगों के हाथों में दे दी, बाकी 99% बेचारे हाथ जोड़कर के गरीब दया के पात्र होकर के जी रहे, जी हमें भी कुछ दे दो। रोज आंदोलन करते रहते हैं, कभी जल वाले, कभी जंगल वाले, कभी जमीन वाले, कभी ये सब। जिसको देखो वही बेचारा सड़कों पर भीख मांग रहा है। अरे हमारा हक है, लेकिन इसको बोलते हैं विकास का मॉडल ऐसा बनाया, इसको बोलते हैं साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, अधिनायकवादी, बाजारवादी, उपभोक्तावादी, अन्यायपूर्ण। ये विकास का मॉडल है जिसको नेहरू हिंदुस्तान में लेकर के आए। महात्मा गांधी क्या कहते थे? भाई सर्वोदय की भावना होनी चाहिए, विकेंद्रित विकास होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। और यदि हमने विकास केवल आर्थिक आधार पर ही रख दिया और समाज का चरित्र हमने ठीक नहीं रखा, तो इसलिए आध्यात्मिक समाजवाद, विकेंद्रित विकासवाद। चलो अब अगली बात कहता हूं। ये 5 बातें समझ में आई? अन्यायपूर्ण स्वामित्व, सारे देश की सत्ता, शक्ति, संपत्ति, संसाधन सब कितने लोगों के पास है? बोले तो 1% लोगों के पास। फिर ये बेचारे दलित हैं, वाल्मीकि हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, और सवर्णों में भी तो गरीब है। वैसे तो जो समर्थ भी है ना, वो भी, उनको भी रोज सताते हैं ये समर्थों को भी। जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी रोज इतने दे दे। मैं बोलता हूं, एक तो जो है होता ऑफिशियल टैक्स, एक होता है गुंडा टैक्स। गुंडा टैक्स है ये। एक आदमी फैक्ट्री चला रहा है, कोई भी, मैं यहाँ का एमएलए हूं, मैं यहाँ का एमपी हूं, मैं यहाँ का पुलिस वाला हूं, मैं यहाँ का इनकम टैक्स वाला हूं, मैं सेल टैक्स वाला हूं, जो जाए वहीं पहुंच जाए। उसने बेचारे ने धमकाया कोई भी। विदेशों में ऐसा कोई, विदेशों का आदमी मैं कितने ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों को जानता हूं, वो कहते हैं हम हिंदुस्तान में व्यापार नहीं करना, हमें फैक्ट्री नहीं लगानी। मैंने कहा क्यों? बोले वहां तो कोई भी आके धमका देता, वहां इज्जत ही क्या है? बोले करोड़पति आदमी के एक पुलिस वाला आके इज्जत तार देता है। बोले तेरा 2 मारूंगे रैप्टे, इतने पैसे निकाल के दे दे। और बोलो ना दो तो बोलो कोई झूठा केस बना करके और उठा ले जाता है। ये रोज होता है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अन्यायपूर्ण स्वामित्व, दूसरा अन्यायपूर्ण समृद्धि। फिर एक कुछ लोग धनवान बन गए, लाखों करोड़ों अरबों हो गए, और बाकी अपना दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में लगे रहते हैं।
मेरे से एक बोला, पापा हिंदुस्तान में बड़े आंदोलन के लिए सब लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? मैंने कहा 99% तो बेचारे रोजी रोटी की जुगाड़ में है, आंदोलन कहां करेंगे? आंदोलन करेंगे तो घर में चूल्हा कौन बाड़ेगा? ये समस्या है। अब आप लोगों को, चलो हम तो बाबा जी आदमी है, जोड़ा उठा के चल दिए कहीं भी, गरीब आदमी आंदोलन नहीं कर सकता। 99% हिंदुस्तान के लोगों को ये सब गैस डीजल पेट्रोल इतने महंगे कर दिए सारी चीजें, आदमी शाम को अपना घर का हिसाब किताब लगाओ कि कल को रोटी कैसे चलेगी। 99% लोग रोजी रोटी के चक्कर में डाल दिए। अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण समृद्धि। पीछे सर्वे किया गया, 85,000 लोगों के पास में उतनी संपत्ति पाई गई जितना 125 करोड़ लोगों के पास में नहीं है ऑन पेपर। बाकी तो लूट के बैठे वो अलग है। तो एक तरफ 1 लाख लोग और एक तरफ 125 करोड़। यह है अन्यायपूर्ण समृद्धि, अन्यायपूर्ण स्वामित्व। समझ में आया? तीसरा, अन्यायपूर्ण वितरण। जो भी चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। कुछ भाई चलो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले हो गया, अब उसमें तो करेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि बस सबकी जमीन बराबर कर दो। ऐसा नहीं होगा, हो भी नहीं सकता, इससे तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो ये जो भू संपदाओं का पैसा है, राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, वो जो है उनमें तो सबका बराबर होना चाहिए। उसको भी ये लोग लूट गए। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे से बहुत लोग पूछते, बोले बाबा ठीक है 400 लाख करोड़ तो आ गया, लेकिन ये लोगों तक जो जरूरतमंद है, जो गरीब, उन तक कैसे पहुंचेगा? इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वितरण। जो लोग वास्तव में गरीब हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग अभावग्रस्त हैं, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, कमजोर वर्ग है, उसको कोई भी शब्द दे दो आप, मैं उसको अलग अलग शब्दों में कहता हूं। जैसे वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। ज्यादातर लोग देखो, हम जाति बिरादरी को नहीं मानते कि भाई हम मनुष्य जाति मानते हैं। हम तो आपको कई बार कहा है इस बात को, हम सबका वंश ब्रह्मवंश, हम सबका गोत्र ब्रह्मगोत्र। भगवान ही हमारा मालिक है, उसी का गोत्र हमारे साथ जुड़ा है और उसी के हम सब संतान हैं, उसी की सब औलादे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग किस में है बताओ? जातियों के आधार पर ही ज्यादा है। ये माना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में भी कुछ लोग असमर्थ हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर तो दूसरी लोग। लेकिन गड़बड़ी हो रखी, अन्यायपूर्ण वितरण। उनकी भागीदारी नहीं है सत्ता में, व्यवस्था में, तो अपने अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं सब। फिर अन्यायपूर्ण उपभोग। पिछले 200 करोड़ वर्षों में प्रकृति का जितना दोहन नहीं हुआ, पिछले 50 वर्षों में उतना हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ 200 करोड़ वर्ष, 1,96,08,53,113 वर्ष, ये तो पूरे विज्ञान भी मानने लगा। ये एक तरफ 200 करोड़ वर्ष और एक तरफ पिछले 50 साल। 50 सालों में ऐसा प्रकृति को नोच नोच के खा रहे हैं। पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान में 80% जंगल खत्म हो गए। सारी भू संपदाएं ले दनादन लूटने में लगे। आप रिजर्व्स को खत्म कर देंगे फिर अगले 50-100 सालों में, फिर बाकी यूं देखेंगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। सारे रिजर्व लूटने में लगे हुए। इसको बोलते हैं अन्यायपूर्ण उपभोग। और 5वीं चीज अन्यायपूर्ण भागीदारी। सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ना। अच्छा बताओ, इस देश के किसान, मजदूर, कारीगर और गांव वाले कितनी संख्या में हैं? कितनी संख्या में है पूरे हिंदुस्तान में? 70-80%। कितने? किसान, मजदूर, कारीगर, गांव वाले सब कितने? 80%। पॉलिटिक्स में कितने हैं? हैं? गांव का किसान कितने एमपी हैं? मजदूर कितने एमपी हैं? कारीगर कितने एमपी हैं? और वैसे अब देख लो आप, गांव वालों की संख्या मुश्किल से 10% भी नहीं होगी। और भाई जब 80% ये है तो प्रधानमंत्री तो गांव का होना चाहिए। देखो, जब तक बेईमानी का करने का मौका नहीं मिलता ना, तब तक आदमी ईमानदार बना रहता है। इसलिए सिस्टम ठीक करना पड़ता है। अब बैंक में 99% चोरी नहीं होती, क्यों? सिस्टम ठीक है। नहीं तो आप सब पैसे जमा करा के आओ, कल को बैंक वाला लेके भाग जाएगा। तो जैसे बैंक का सिस्टम है ना, ऐसे पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम बनाना पड़ेगा भाई, वहां लूट ना हो। और कोई एक आधा लूट ले तो फिर इसका इलाज भी कर सके। ये एक बात है।
तो ये 5 बातें मैंने बताई, इसके कारण से अन्याय हो रहा है। अच्छा अगली बात सुनो, ये सिस्टम बदलने में क्या होना चाहिए? एक बोला जी व्यवस्था बदलेगी, मैंने कहा व्यवस्था बदलने के मैंने बहुत सोचा, तो मैं लिखता रहता हूँ ऐसे बैठा बैठा, मैं बैठ जाता हूँ ना, फिर जो दिमाग में आता रहा, इतनी बातें दिमाग में आती रहती हैं, ऊपर वाला दे मुझे। मैं कुछ तो पढ़ता हूं, कुछ फिर अलग अलग लोग स्टडी करते हैं, उनसे जो है अलग अलग चीजों के आंकड़े लेता हूं, अलग अलग सोर्स हैं उसके, फिर मैं बैठ जाता हूं, फिर चीजों का चिंतन करता हूं। तो देश की व्यवस्था कैसे बदलेगी? जहां हिंदुस्तान के सब बच्चों का इलाज होता है, वहां सारे नेताओं के परिवारों का इलाज होना चाहिए, सारे हॉस्पिटल ठीक हो जाएंगे। कोई विदेश में जाके इलाज नहीं कराएगा, सबका इलाज एक ही जैसे हॉस्पिटलों में, तो सारे हॉस्पिटल टनाटन मिलेंगे, वार्ड मेंबर से लेकर के एमएलए एमपी से लेकर के उन्हीं हॉस्पिटलों में इलाज कराएंगे जिसमें जनता का होता है। हमारे लिए कबूतर खाने और तुम्हारे लिए 5 स्टार, ऐसा नहीं चलेगा। जहां सबके बच्चे पढ़ते हैं वही एमएलए और एमपीओ के बच्चों को पढ़ाना शुरू करवा दो, सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ठीक हो जाएंगी। नियम बनाए भाई, एमएलए बनना है तो बच्चों को यहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो उनके तो पढ़ते ही नहीं वहां, बाकी तो। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, वहां उसी स्कूल में ओबामा का बच्चा पढ़ेगा और उसी स्कूल में चाहे झोंकी झोपड़ी वाला उसका बच्चा पढ़ेगा, अलग से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी के लिए है ही नहीं। तो जब वहां ऐसा हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता? हम ऐसे ही हिंदुस्तान बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था करवाएंगे, जहां सबका इलाज हो वहां उनका भी इलाज हो, जहां सबके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, वो खुदा के बच्चे हैं और हम शैतान की औलाद हैं। शिक्षा कम से कम 12वीं तक निःशुल्क होनी चाहिए। अब गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, और उसके बाद आगे की व्यवस्था। फिर ये जितने भी नेता रहते हैं ना, इनके सबके कोठियां वापस ले लो। दिल्ली में जो एमपीओ को कोठियां मिली हुई है, जितना भी आवास डीएम से लेकर के डीसी से लेकर के, और इन बड़े बड़े सब अंग्रेजों के वक्त का सिस्टम चलाया। डीसी रहेगा 2-2.5 एकड़ की जमीन में, और वहां 10-20 और सरकारी कर्मचारी लगा लेता, वहां खेती कराता है, टमाटर लौकी बोआ हुआ है। क्या मतलब हुआ भाई? वो हमारा नौकर है, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, उसको सामान्य फ्लैट में रहना चाहिए। डीसी एसपी से लेकर के, दिल्ली के सांसदों से लेकर के, जितने भी राजभवन से लेकर के, ये जितने भी बने हुए ना, इन्हीं को बेच दोगे ना, इन्हीं से मिल जाएगा कई लाख करोड़। तो कई साल तक तो हिंदुस्तान को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं को नीलाम कर दो। बाकी 99% लोगों की सुरक्षा वापस ले लो, हिंदुस्तान में कोई असुरक्षित नहीं रहेगा। वो सोचेंगे भाई ये सारा अपराध खत्म करो, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। वो खुद सुरक्षा में रहते तो देश के लोगों की परवाह ही नहीं करते। 99% लोगों की सुरक्षा वापस ले लीजिए, हिंदुस्तान में सारी डकैती, फिरौती, लूटपाट सब खत्म हो जाएगी। अपने आप ही कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, नहीं तो सुख खुद ही सोचेंगे हम मारे जाएंगे। जितने भी कानून बनाते हैं उनकी चर्चा पहले हिंदुस्तान में होनी चाहिए, चाहे कलेक्टर के माध्यम से कराओ, ऊपर बैठे बैठे सब कानून बना देते, पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर देते हैं। जितने भी कानून बनाते हैं उनकी चर्चा पहले हिंदुस्तान में होनी चाहिए, चाहे कलेक्टर के माध्यम से कराओ, ऊपर बैठे बैठे सब कानून बना देते, पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर देते हैं। और कानून किसके पक्ष में बनाते हैं? उद्योगपतियों के पक्ष में, अमेरिका के पक्ष में, एमएनसीज के पक्ष में। सारे को आपको पता ही नहीं हिंदुस्तान कैसे चल रहा है, आपसे कोई डिस्कस भी नहीं किया जाता है। TCP यानी ट्रांसपेरेंट कंप्लेन प्रोसीजर या पारदर्शी शिकायत और प्रस्ताव पद्धति है। यह एक प्रस्तावित कानून है जिस पर यदि प्रधानमंत्री हस्ताक्षर कर दे तो यह गैजेट पर छप जाएगी और इसके लिए संसद या संविधान में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। TCP यानी कि पारदर्शी शिकायत
और प्रस्ताव पद्धति मात्र 3 लाइन का कानून प्रक्रिया है, जिससे मात्र 4 महीनों में गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्या कम हो जाएगी। हाँ, आपने सही सुना, केवल 4 महीनों में। टीसीपी शून्य की तरह है, जहां से हर नंबर शुरू होता है। आइए देखते हैं टीसीपी में यह 3 लाइन क्या है। पहली धारा है, यदि नागरिक चाहे तो कलेक्टर के दफ्तर जाकर 20 रुपये प्रति पेज देकर अपनी अर्जी या दरख्वास्त को प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रख सकेगा। नंबर 2, यदि अन्य नागरिक उस दरख्वास्त या शिकायत को समर्थन या विरोध करता है तो पटवारी के दफ्तर जाकर 3 रुपये देकर अपना हाँ या ना दर्ज करवाकर प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा। नंबर 3, प्रधानमंत्री के ऊपर यह बंधनकारी नहीं है। टीसीपी का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इससे आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को यह प्रमाण मिलेगा कि उनके मुद्दों को आम नागरिक भी समर्थन कर रहे हैं और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी बढ़ेगा और इससे आंदोलन को और भी तेजी मिलेगी और आंदोलन असरदार होगा। आइए देखते हैं टीसीपी काम कैसे करेगा। मान लीजिए हमें टीसीपी के द्वारा एमआरसीएम कानून पास करवाना है। MRCM यानी कि मिनरल रॉयल्टीज फॉर सिटीजन एंड मिलिट्री, मतलब सरकारी जमीन और खदानों से जो किराया और आमदनी होती है उसका 33% सेना को जाएगा और बाकी के पैसे सीधे नागरिकों के खाते में जमा किए जाएंगे। इस तरह से हर एक नागरिक को लगभग 500 रुपये मिलेंगे और यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो उन्हें महीने में अपने हक का पैसा जो कि टैक्स से नहीं आया है 2000 रुपये मिलेंगे और इस तरह से गरीब भूखे पेट नहीं मरेंगे और गरीबी कम होगी। अब सवाल आता है, 125 करोड़ नागरिकों में से कितने लोग ये कहेंगे कि जो हमारे अधिकार का 500 रुपये है जो हमें प्रति माह मिलेगा वो हमें नहीं चाहिए। संभवतः 1% से भी कम लोग ये कहेंगे। आइए देखते हैं एमआरसीएम को टीसीपी के द्वारा कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नागरिकों के दबाव में आकर टीसीपी पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो अगले दिन मैं या कोई भी नागरिक, उदाहरण के लिए मिस्टर XYZ, एमआरसीएम कानून के ड्राफ्ट का एफिडेविट कलेक्टर के दफ्तर में ले जाता है। फिर कलेक्टर का क्लर्क एफिडेविट को स्कैन करके प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर डाल देगा। इसके बाद लाखों करोड़ों लोग एक एक शब्द पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसको छेड़छाड़ करना संभव नहीं है बिना लाखों लोगों को पता लगे। इसके बाद मिस्टर XYZ अपने जान पहचान के 1-2 हज़ार लोगों को बता देगा कि उसने एमआरसीएम का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाल दिया है, या चाहे तो अखबार में इस ड्राफ्ट का विज्ञापन भी दे सकता है, क्योंकि यह ड्राफ्ट करोड़ों नागरिकों के हित का है। इसलिए यह बात करोड़ों नागरिकों को पता चल जाएगी और फिर आम नागरिक अपने पास के पटवारी के दफ्तर जाकर एमआरसीएम का समर्थन करेगा। पटवारी का आदमी हर व्यक्ति के वोटर कार्ड की जानकारी, उंगली का छाप और फोटो लेकर वेबसाइट पर दर्ज करेगा, जिससे जाली वोट नहीं पड़ेंगे। इस प्रक्रिया में जांच सुरक्षा भी है कि कंप्यूटर में उंगलियों के छाप द्वारा जाली वोट को पकड़ लेगा, इसलिए लोग पकड़े जाने के डर से जाली वोट नहीं डालेंगे और कोई भी नागरिक मतदाता किसी भी दिन दर्ज किया गया हाँ या ना किसी भी दिन बदल या रद्द कर सकता है। इस सुरक्षा धारा के कारण यह प्रक्रिया पैसों से खरीदा नहीं जा सकता और गुंडे या मीडिया से प्रभावित नहीं किए जा सकते। अब करोड़ों लोगों के पास प्रमाण रहेगा कि करोड़ों लोग इस ड्राफ्ट का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी को कहकर वेबसाइट पर जाकर एक छोटे सैंपल में ये जांच कर सकता है कि कितने लोग सही हैं और कितने जाली। इसलिए वे अपने पास के MP
या एमएलए या जज के पास जाएंगे और उनको प्रमाण दिखाकर कहेंगे कि यह प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहते इस एमआरसीएम को भारतीय राजपत्र में डालने के लिए। जब एमपी, एमएलए या जज पर करोड़ों लोगों का दबाव आएगा तो उनके द्वारा प्रधानमंत्री पर भी दबाव आएगा और प्रधानमंत्री इस ड्राफ्ट राजपत्र में डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एमआरसीएम कानून से गरीबी कम हो जाएगी और इसके बाद टीसीपी की मदद से हम ज्यूरी ट्रायल और राइट टू रिकॉल जैसे कानून को लाकर 4 महीने के अंदर पुलिस, नेता, जज आदि में भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। टीसीपी से स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और गौ हत्या, कश्मीर समस्या, धर्म परिवर्तन जैसी समस्या कम हो जाएगी।